के बीच में क्या लगता है, प्रतिकर्षण बल लगता है। अगर दो धन धन आवेश हैं तो इनके बीच में क्या लगेगा वो, प्रतिकर्षण बल लगेगा, चाहे दोनों धन हो चाहे दोनों ऋण हो। और अगर विपरीत प्रकार के आवेश है, एक ऋण है और दूसर का धन है, या पहले का धन है दूसर का ऋण है, तो वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, यानी इनके बीच लगेगा आकर्षण बल। कौन सा बल लगेगा, आकर्षण बल। कौन सा बल लगेगा, आकर्षण बल। अब ध्यान दीजिएगा, दो समान प्रकार के आवेश हो, जैसे दो गो धन और धन रहे, तो उनके बीच वो एक दूसरे को प्रतिकर्षण मतलब ढकेलना, वो दूसरे वो उसको ढकेलेगा, वो उसको ढकेलेगा, ठीक है ना। जैसे एक गांव में दो गो साढ़ रहते हैं तो वो दोनों एक दूसरे को मारते हैं, उसको सोचता है कि वो गांव छोड़ दे, वो सोचता है वो गांव छोड़ दे। लड़कों में ही देख लो, लड़के लड़के एक दूसरे से जलते हैं, वो कैसे वो अच्छा पहन रहा है हमारे पास नहीं है, वो कैसे अच्छा खा रहा है, वो अच्छा घूम रहा है, तो जलन होती है। वही लड़कियों में भी जलन होती है। तो अपनी बिरादरी से सब लोग जलते हैं, लड़के लड़कों से जलते हैं, लड़कियां लड़कियों से जलते हैं। वही तरह से यहाँ आवेशवा में भी है, धन और धन एक दूसरे से जलते हैं, ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। और ऋण ऋण भी अगर दोनों समान है तो ये दोनों भी आपस में क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। ये इसको इधर ढकेलेगा और ये इसको इधर ढकेलेगा। लेकिन एगो धन रहे और एगो ऋण रहे, एगो लड़की रहती है तो उसको 10 लड़के लाइन मारते हैं, देखते हैं, आकर्षित हो जाते हैं उसके तरफ। तो वह चीज़ है, एगो ऋण रहे एगो धन रहे तो उन दोनों के बीच में आकर्षण होगा। सोचेंगे कितना नज़दीक पहुंच जाए, कौन बहाना से पहुंच जाए, करते हैं ना। तो वही चीज़ है, एक ऋण है और एक धन है तो आकर्षण होगा, चाहे एक धन है और एक ऋण है तो भी आकर्षण बल लगेगा। तो ये तो आप लोग को बता दिया गया था आवेशों के प्रकार, आवेशों के बीच बल भी बता दिया गया था कि आकर्षण और प्रतिकर्षण दो तरह का बल लगता है आवेशों के बीच। अब इसके बाद ये सवाल आया कि भाई ये बल तो लगता है, ठीक है आपने कह दिया, लेकिन कितना लगता है, ये सवाल आ गया। तो इस सवाल का जवाब देने के लिए आ गए कूलाम चाचा, अब सॉरी चाचा नहीं, लेकिन तब वो कूलाम है ना। तो उन्होंने एक नियम बताया, उन्होंने कहा कि दो ठोरा के बीच में बल निकालना है तो लो मैं फार्मूला दे रहा हूं, इससे आप बल क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो कि दोनों के बीच में कितना बल लगेगा। अब हालांकि वो बल प्रतिकर्षण भी हो सकता है और आकर्षण भी हो सकता है, वो आवेशों पर डिपेंड करेगा कि दोनों समान है कि विपरीत है। समान रहेंगे तो प्रतिकर्षण, अब विपरीत रहेंगे तो क्या होगा, आकर्षण लगेगा। विपरीत मतलब धन ऋण, ऋण धन, तो आकर्षित करेंगे, खींचेंगे, लाइन मारेंगे। और जब समान रहेगा तो एक दूसरे से जलन रखेंगे, ढकेलेंगे, ठीक ना। तो अब हम लोग पढ़ रहे हैं कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम में कूलाम ने एक नियम दिया जिससे हम इन दोनों के बीच कितना बल लगता है ये ज्ञात कर सकते हैं। अभी तक हमको सिर्फ इतना पता था, आवेश क्या है, आवेश हमने पढ़ा था, आवेश किसी भी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह पदार्थ क्या करता है, उस पदार्थ में चुंबकीय गुण आता है, एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है। जैसे चुंबक एक दूसरे को कभी कभी खींचते हैं और ढकेलते भी हैं, जब उसमें भी नार्थ समान ध्रुव होता है तो ढकेलने लगते हैं, तो वही चुंबकीय गुण आ जाता है जिसके कारण वह चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है, जिसके कारण वस्तु कोई भी वही उसका क्या कहलाता है, आवेश कहलाता है। यानी आवेश के आदान प्रदान के कारण ही वो आवेशित होता है और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है, आकर्षित करने का गुण उसके अंदर आता है। तो आवेश पढ़ चुके थे। आवेश के प्रकार दो प्रकार के होते हैं, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश। आवेशों के बीच में बल लगता है, कब कब के कौन कौन सा बल लगता है ये भी बता दिए। फिर ये भी बता दिए कि कोनो वस्तु को कैसे आवेशित किया जाता है, 3 विधियां होती हैं वो भी बता दिए। अब हम लोग पढ़ेंगे कि कितना बल लगता है, और कितना बल लगता है इसको बताए थे कूलाम ने, तो इन्हीं के नाम पर रख दिया गया कूलाम का नियम। यानी इनके नियम पर ही हम दो धनावेशों के बीच या दो ऋण आवेशों के बीच या दो धन या धन और ऋण आवेशों के बीच हम क्या कर सकते हैं, बल की गणना कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि कूलाम का नियम क्या है। और आपको इसका मैं केवल यहाँ थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो नीचे जो है
एक नंबर अभी दिया जा रहा है, स्क्रीन पर भी शो होगा और डिस्क्रिप्शन में भी होगा, तो आप उस पर कॉल कर सकते हैं या नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि सर हमको नोट्स चाहिए। मैं आपको पूरा इसका पूरा एक एक चैप्टर्स का पूरा PDF और विद न्यूमेरिकल पूरा हर एक न्यूमेरिकल के साथ आप लोगों को मैं प्रोवाइड करा दूंगा आपके व्हाट्सएप नंबर पे, ठीक है। लेकिन आप लोग इसके पहले चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है। और अपने दोस्तों को और अपने जो भी शुभचिंतक हैं उनको भी बता दीजिए कि वो लोग भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम लोग की सारी मेहनत तभी सार्थक होगी जब आप लोग हम लोगों को हौसला बढ़ाएंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और गुड जो भी आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट में लिख दीजिए, ठीक है। तो हम लोग का भी हौसला बढ़ता है, हम लोग और आगे मेहनत करते हैं और रोज़ एक नई वीडियो के साथ आप लोग के साथ हाजिर होंगे। कभी कभी वीडियो नहीं बन पाती है, स्वास्थ्य खराब हो जाता है या समय अभाव के कारण, तो उसके लिए आप लोग क्षमा करिएगा। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं कूलाम का नियम। कूलाम का नियम में कूलाम ने कहा, पहली बात तो आप लिख देंगे इस नियम के अनुसार। किस नियम के अनुसार? इस नियम के अनुसार। किसका मतलब? कूलाम के नियम के अनुसार। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ एक पूरी डेफिनेशन। देखो डेफिनेशन में कभी कुछ भी जैसे डेफिनेशन होती है ना वैसे ही लिखना चाहिए, उसको अगर आप बना के लिखोगे ना तो गलत हो जाता है। अक्सर करके यही बच्चे गलती करते हैं कि डेफिनेशन को याद नहीं करते हैं, उसको समझते नहीं हैं और अपने हिसाब से जैसे होता है तोड़ मरोड़ के लिखते हैं, गलती हो जाएगा। तो इसको समझो, ये आसान है, याद भी हो जाएगा। तो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो कूलाम के नियम के अनुसार, कूलाम के नियम के अनुसार, नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, दो स्थिर, कूलाम के नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य, आवेशों, ये जरूर नोट कर लीजिएगा, इसको याद भी अभी करवा देंगे। दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण, भाई दोनों हो सकता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाणों तथा उनके बीच की परिमाणों के गुणनफल, वहां पे है परिमाणों के गुणनफल, प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, यही कूलाम का नियम है। अब ये कहेंगे कि सर जी ये तो बहुत बड़ा है, बड़ा नहीं है, बहुत छोटा है। जब याद करेंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा। अगर करा है
तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, जैसे हम यहाँ पे दो बिंदु स्थिर बिंदु आवेश ले लेते हैं। एगो यहाँ पे मान लीजिए ये आपका हो गया Q1 और ये हो गया Q2, ये Q1 हो गया, ये Q2 हो गया। इनके बीच की जो दूरी है वह कितनी है, स्मॉल r है। तो दो स्थिर बिंदु आवेश हमने मान लिया कि Q1 और Q2 हैं। तो यहाँ लिख दें, यदि दो स्थिर बिंदु आवेश क्या हो, Q1 क्रमशः Q1 व Q2 हो तथा उनके बीच की दूरी स्मॉल r मीटर हो, तो अब क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, यहीं से आपको मेन समझना है। कह रहा है कूलाम के नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों, इस चित्र से ध्यान दीजिएगा, यहीं से याद हो जाएगा। दो स्थिर बिंदु आवेश, अब कहेंगे स्थिर बिंदु का है, अब जब स्थिर वैद्युतिकी पढ़ रहे हो तो इसमें गतिमान आवेश लोगे, स्थिर आवेश न लोगे। स्थिर वैद्युतिकी पढ़ रहे हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हो, तो इसमें जो भी आवेश रहेगा वो एक जगह ही पे क्या रहेगा, बैठा रहेगा, स्थिर रहेगा। तो ये दोनों अगर चलेंगे तो ये भी तो सोच लो, अगर ये दोनों स्थिर नहीं रहेंगे तो इनके बीच की दूरी यार रहेगी, कभी r से ज्यादा होगी, कभी कम होगी। तैनाते दोनों को क्या कर दिया गया है, स्थिर कर दिया है, बैठे रहो और कहीं जाना नहीं है। कह दिएगा Q1 भी बैठे रहो, Q2 भी बैठे रहो, दोनों स्थिर रहो एक बिंदु पर। तो ऐसा आवेश जो एक बिंदु पर स्थिर रहता है, इधर उधर गति नहीं करता, उसको हम स्थिर बिंदु आवेश कहते हैं। कैसे एक बिंदु पर स्थिर है तो इसको स्थिर बिंदु आवेश कहेंगे। अब दो स्थिर बिंदु आवेश है, एक आवेश के बीच में तो कोनो बल लगेगा नहीं, हमेशा किसके बीच में बल लगेगा, दो गो स्थिर आवेश के बीच में बल लगेगा। स्थिर काहे को लिया, काहे से कि स्थिर नहीं रहेगा तो दूरी घटती बढ़ती रहेगी, तो आप कैलकुलेशन किस पे करोगे, आप कैलकुलेशन किसी एक पर करोगे ना, एक ही दूरी पर। तो नाते हम मान लेते हैं कि यदि दो स्थिर बिंदु आवेश हों तो इनका नियम लगेगा, किसका नियम लगेगा, कूलाम का नियम लगेगा। कूलाम ने कहा था कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल, चाहे आकर्षण लगे चाहे प्रतिकर्षण लगे, इन दोनों में से कोई एक लगेगा। भाई दोनों अगर धन होंगे तो आप क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, दोनों ऋण रहेंगे तो भी प्रतिकर्षित करेंगे, धन ऋण रहेंगे तो क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। तो उन्होंने कहा कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल वो क्या होता है, दोनों आवेशों के, ध्यान दीजिएगा, अगर ये दो आवेश Q1 और Q2 हैं तो उनके गुणनफल के, अब Q1 और Q2 का गुणनफल क्या होगा, Q1 और Q2 का गुणनफल Q1 इंटू Q2 होगा। तो इनके बीच लगने वाला बल F जो होगा यह प्रोपोर्शनल करेगा, समानुपाती होगा किसके, Q1 और Q2 के गुणनफल के। ध्यान से देखिए, पहला लाइन में यह कहे कि दोनों स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशवा के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। तो ये अनुक्रमानुपाती का निशान है बहू, इसको अनुक्रमानुपाती का निशान है, ठीक है ना। तो ये दोनों के गुणनफल के क्या होगा, दोनों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा। अब कहेंगे कि अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि गुणनफल अगर बढ़ेगा तो बल भी बढ़ेगा। आप सोचो ना कि दो गो विहंग आवेश रख दोगे हैवी तो उनके बीच ज्यादा बल लगेगा, छोटा छोटा आवेश रखोगे तो कम बल लगेगा। तो जब ये दोनों आवेशवा का मान बढ़ेगा तो F का भी मान क्या होगा, बढ़ेगा। इसका समानुपाती या अनुक्रमानुपाती का मतलब यह होता है कि अगर हई बढ़ेगा तो यो बढ़ेगा, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाण यानी जो इनका मान है, संख्यात्मक वैल्यू है,
उसके गुणनफल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। तथा एक बात और कह दिए, एक बात तो पूरा हुआ, तथा लगा दिए तो एक बात और हो गया। अब वो क्या कहे, दूसर का बात कहे तथा दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के, अब दोनों का बीच का दूरी अगर r है तो इसका वर्ग हो जाएगा r स्क्वायर। इसके व्युत्क्रमानुपाती, तो जब व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं ना, तो ये जो बला है ये दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। तो समानुपाती कहता है तो सीधे वही लिख देते हैं, व्युत्क्रमानुपाती कहता है तो एक बटे करके लिखते हैं। व्युत्क्रमानुपाती कहेगा तो एक बटे करके लिखेंगे, तो यानी बीच की दूरिया का वर्ग क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो यफ समानुपाती या अनुक्रमानुपाती का निशान लगाएंगे और एक बटे करके लिख देंगे तो ये व्युत्क्रमानुपाती कहलाएगा, और डायरेक्ट लिख देंगे तो समानुपाती कहलाएगा। ठीक है, अब व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है ये भी जानना चाहिए, कि इसका मतलब ये होता है कि नीचवा वाला बढ़ेगा तो है घटेगा, क्योंकि ये नीचे का वैल्यू है। अगर सोचो 1/2 और 1/4 में कौन बड़ा है, तो 1/2 बड़ा है, 1/2 मतलब आधा, 1/4 का मतलब चौथाई। तो यहाँ का नीचे का हर का मान बढ़ेगा तो ये पूरे भिन्न का मान क्या होगा, घटेगा। और जब पूरे भिन्न का मान घटेगा तो बल का भी मान क्या होगा, घटेगा। यही नाते जब नीचे वाली संख्या बढ़ती है तो ये घटता है, और जब ऊपर वाली संख्या बढ़ती है तो ये बढ़ता है। तो इसको समानुपाती बोलते हैं। जब अनुक्रमानुपाती कहते हैं, समानुपाती कहते हैं, तो डायरेक्ट या फिर समानुपाती का निशान लगा के Q1 Q2 लिख दिए। लेकिन दूरिया के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती कहा था तो 1/r² कर दिए, समानुपाती का निशान लगाएंगे। लेकिन व्युत्क्रमानुपाती बोल दिया तो समानुपाती का निशान लगा के 1 बटे कर देंगे। तो दोनों बात उनका कन्फर्म हो गया। ये दोनों बात, दो चीज बताए, दोनों से हम लोगों ने दो समीकरण बना लिया। एगो समीकरण बन गया ये एक, और एगो समीकरण बन गया दो। जरूरी नहीं है समीकरण ही बना करके आप लिखें, लेकिन आपको समझने में आसानी हो इसनाते समीकरण बना दिए। तो एक बार फिर दोहरा लीजिए कि कूलाम का नियम क्या होता है। तो कूलाम ने दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल की गणना करने के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए अपना नियम दिया था, और उन्होंने कहा कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण, भाई दोनों हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि दोनों पे शंका मत कि केवल आकर्षण है, प्रतिकर्षण भी हो सकता है। तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा दोनों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। अब दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती कहा है, कौन, बल होता है। तो जो बला है ये दोनों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, और व्युत्क्रमानुपाती दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती कह रहा होता है। तो यह जो बल F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो यह व्युत्क्रमानुपाती है तो 1/r² हो जाएगा। दूरी का वर्ग है तो r² का व्युत्क्रमानुपाती तो 1/r²। अब ये समानुपाती का निशान लगा देंगे। अब देखो इन दोनों बातों में दो चीजें कही गई हैं। एक कह रहा है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, एक कह रहा है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो समीकरण 1 और 2 से हम लोग मिला करके लिख सकते हैं। समीकरण 1 तथा 2 से हम ये लिख सकते हैं कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपान r²। ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपान r²। है ऊपर था तो इसको ऊपर लिख दिए, है नीचे r² था तो दोनों को एक में मिला दिए। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, Q1 Q2 अपान r²। इसमें अब दोनों बात हो गई कि F Q1 Q2 के समानुपाती होता है या अनुक्रमानुपाती होता है, और r² दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखो दोनों बात एक ही समीकरण में कह दी गई, यानी जो दो बात अलग अलग कही थी दोनों को मिला करके एक में कर दिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कभी भी जब आप समानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो उसके
एवज में बराबर का चिन्ह लगाने के लिए हम एक नियतांक रखते हैं, और हम नहीं रखते हैं। ये जो वैज्ञानिक इसका प्रेक्षण करता है वो अपने प्रेक्षणों के आधार पर एक नियतांक रखता है। ये नहीं कि हम और आप रख दे जो न मर्जी वो है नियतांक रख दें, ऐसा नहीं है। वो बार बार वो हजारों प्रेक्षण लेता है, हजारों प्रेक्षण पे वो ऐसा मान रखता है जो हजारों लाखों प्रेक्षणों को संतुष्ट करता है। तो यहाँ पर प्रोपोर्शनल का चिन्ह जब कूलाम ने हटाया तो प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटा करके, अब प्रोपोर्शनल का चिन्ह अगर नहीं हटाते तो क्या होता, केवल इतने पता चलता कि आवेश बढ़ेगा तो उसका गुणनफल बढ़ेगा तो बल बढ़ेगा, दूरी बढ़ेगी तो बल घटेगा, बस इतने पता चलता। लेकिन ये नहीं पता चलता कि कितना बल लगेगा। इसके लिए फिर हमको बराबर का चिन्ह चाहिए। तो बराबर का चिन्ह जब वैज्ञानिक लोग हटाते हैं तो वहां पर एक नियतांक रखते हैं जो दोनों को बैलेंस कर दे, एफ का मान और इसका वैल्यू दोनों को बराबर कर दे। तो दोनों को बराबर करने के लिए यहां बराबर का चिन्ह लगाना है, तो दोनों ओर के पक्ष को बराबर करने के लिए एक पक्ष में हम एक नियतांक रख देते हैं ताकि दोनों का बैलेंस बराबर हो जाए। जैसे कोई वस्तु है तो एक कम है एक ज्यादा है, उसको आपको कह दिया जाए बराबर कर लो। तो बराबर करने के लिए कोनो एक वस्तु की तरफ एक कुछ नियतांक रखेंगे ना, कुछ गुणा करेंगे कुछ भाग करेंगे, तभी ना वो जो है कि कम या अधिक होगा। अगर आधा है तो दुगुना कर देंगे बराबर हो जाएगा, दुगुना है तो आधा कर देंगे बराबर हो जाएगा। तो कुछ 2 का 1/2 का 5 का कुछ का एक नियत वैल्यू का गुणा करेंगे तब जाके ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटेगा और बराबर का चिन्ह लगेगा। तो यहां पर कूलाम ने ये प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए एक बराबर का नियतांक लगाया, F बराबर K, कैपिटल K, Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। अगर कोई पूछे कि कैपिटल K क्या है तो कह देंगे कि यह एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है। ये क्या है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है, यानी अनुक्रमानुपाती चिन्ह को हटा करके बराबर इसके जगह पर लगाया गया है, उसी का नियतांक है। इसको बराबर लगाने के लिए एक नियतांक रखा गया है। तो नियतांक का मतलब क्या होता है बबुआ, मतलब नियतांक का होता है कि नियत अंक क्या होता है। अब यहाँ नीचे जगह भर गई तो हम यहाँ लिख देंगे, आप लोग समझ जाइएगा। तो नियतांक का मतलब होता है नियत अंक। कैसा, नियत अंक। तो नियत अंक का होगा तो उसका मान नियत होगा, कुछ मान होगा ना। तो जहां के का जो वैल्यू है, जहां के का मान इन्होंने तो पूछा भाई नियतांक के रख दिए तो के का मनवा कितना है, तो कूलाम ने कहा कि है मनवा ले लो, हम बता दे रहे हैं। तो एक के का वैल्यू बता दिए, कहे 9 गुणे 10 पे घाते 9, क्या बताए 9 गुणे 10 पे घाते 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो इसको न्यूटन समझिएगा मीटर, और यहाँ नीचे लिख दे रहे हैं कूलाम स्क्वायर क्योंकि इसका संकेत नहीं है। तो ये हो जाएगा, इन्होंने कहा कि जो के का मान है ना ये 9 गुणे 10 पे घाते 9 और न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। ठीक है, अब यानी इनका सूत्र आ गया। अब इसके जगह या पे आप Q1 Q2 का मान रख दीजिए, 2 आवेश जो दिया है उसका मान रख दीजिए, बीच की दूरी जो दिया है वो दूरी रख दीजिए, और जो के का मान है 9 गुणे 10 पे घाते 9 रख दीजिए। तो बल का गणना हो सकता है, यानी ये पता किया जा सकता है कि बल कितना लगेगा। ठीक है ना। लेकिन इन्होंने कहा कि ये जो सूत्र है, ये जो सूत्र है ये केवल निर्वात के लिए है और वायु के लिए है। ठीक है, ये केवल निर्वात और वायु के लिए है। इस नाते इन्होंने फिर क्या किया, कहा कि बिंदु आवेश और ठीक है, ये तो इन्होंने दे दिया था के का वैल्यू इतना होता है। फिर उन्होंने कहा कि यदि बिंदु आवेश निर्वात अथवा वायु में स्थित हो तो क्या होगा। ठीक है ना। तो इन्होंने कहा कि ये जो वैल्यू है ये इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, अगर ये निर्वात में स्थित है या वायु में स्थित है तब हम के को लिख सकते हैं। अब देखो इनका नौटंकी, कहे कि अगर ये निर्वात में है, कहा गया कि भैया 9 गुणे 10 घाते 9
न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर तो आप बता दिए। अब ये बताइए कि निकाले कैसे हैं। तो इन्होंने कहा कि के का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के बराबर, ए के बराबर होता है 9 × 10 पे घाते 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए वो, अब यहाँ एक ही जगह पे दो बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं के का वैल्यू निर्वात के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के बराबर होता है, और इसका जब आप हल करके मान निकालेंगे तो इसके बराबर होगा। फिर यहाँ एगो सवाल आया कि हई एप्सिलॉन 0 का है तो 4 और पाई का मान नियत होता है, तो इसका भी कुछ मान नियत होगा, तब न है टोटल नियत होगा कि हेकर दू कौड़े का मान है 5 और 10 का, मान लो एक मान 4 है, इसका मान 22/7 है, तो 22 चौका 88/7। ये तो समझ में आ रहा है कि भाई ये नियत है, लेकिन इसका कुछ मान कुछ होगा तब ना गुणा करने पे ये एकदम वैल्यू आएगा। तो इसका मान बताइए कितना है। तो इन्होंने कहा कि पहले बताइए ये है क्या। तो उन्होंने कहा कि हई एप्सिलॉन 0 जो लिखे हो क्या है एप्सिलॉन 0। देखो एक चीज है, हम लोग एप्सिलॉन 0 बोल देते हैं, लेकिन इसको एप्सिलॉन नॉट बोला जाता है। ठीक है ना, तो आदत बन जाती है, तो 0 पर आदत बनी है। कोई किसी किसी किताब में एप्सिलॉन 0 दिया है, किसी किसी किताब में एप्सिलॉन नॉट दिया है, तो आप उसका इशू मत बनाइएगा कि सर जी को आता नहीं है। एप्सिलॉन नॉट भी बोलेंगे तो ठीक है, अपने लैंग्वेज में समझने के लिए एप्सिलॉन 0 बोल देते हैं, इन एप्सिलॉन नॉट इसका सुटेबल मतलब कह सकते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट का पूछा गया कि क्या है, तो बोले एप्सिलॉन नॉट है। तो कहा कि इसका मान बताओ, तो कहा ले लो मान। तो जहां ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान ये कह दिए, तो अब सूत्रवा ये एफ बराबर ऐसे बनेगा ना, तो एफ बराबर बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। अब ये जो K था उसके जगह यह पे क्या हो गया, एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर का। चलो भाई ठीक है, चाहे K लिखो और चाहे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 लिखो, निर्वात के लिए दोनों सही हैं। तो कहा कि ठीक है, आपने तो कहा कि भाई इस पूरे का वैल्यू के का वैल्यू या 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का वैल्यू 9 × 10 पे घाते 9 होता है। तो आप बताइए एप्सिलॉन 0 का क्या नाम है। एगो का नाम पूछेंगे तो इसको बोल दिए कि ये एप्सिलॉन नॉट है। एप्सिलॉन 0 भी हम लोग बोल देते हैं, लेकिन एप्सिलॉन नॉट बोले तो इसको कहे एप्सिलॉन नॉट है। तो कहे कि एप्सिलॉन नॉट का होता है, कहीं हमारे गांव का छोटका नटवा तो नहीं है। तो कहे नहीं नहीं वो नटवा नहीं है। एप्सिलॉन नॉट का मतलब निर्वात की वैद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या हुआ, निर्वात की वैद्युतशीलता। तो यहाँ बगलिया में लिख देते हैं एप्सिलॉन नॉट का मतलब होता है निर्वात की वैद्युतशीलता। तो पूछे एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि ये एप्सिलॉन नॉट जो है ये निर्वात की वैद्युतशीलता है। चलिए इसका भी काम खत्म। क्या है वो, निर्वात की वैद्युतशीलता है। निर्वात क्या है, निर्वात का मतलब निर मतलब नहीं, नी मतलब नहीं, वात का मतलब हवा। ऐसा जगह जहां पे हवो ना हो, कुछ भी ना हो, उसको हम बोलते हैं निर्वात। और निर्वात की वैद्युतशीलता को बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहां पर हम ए भी लिख सकते हैं, एफ बराबर के Q1 Q2 अपन R स्क्वायर आया। तो इन्होंने कहा कि के का जो वैल्यू होता है वो 9 × 10 पे घाते 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। और यदि माध्यम निर्वात है तो हम के को 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 भी लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं। तो ये पूछा गया कि भाई अगर एक नया चीज इसमें डाल रहे हो, ये फिक्स वैल्यू डाल रहे हो के जगह पर, तो बता दो एप्सिलॉन नॉट क्या है। तो उन्होंने कहा एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता है। यहाँ तक बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। फिर एक चीज इन्होंने और कहा कि अच्छा ही बताओ, आप ये सूत्र दिए हो
तो कहे हो कि जहां हवा नहीं रहेगा यानी निर्वात में या हवा में, तो ये तो हवा में या निर्वात में आपका सूत्र लागू होगा। लेकिन अगर कहीं पानी में दो आवेश रख दिया जाए, कहाँ रख दिया जाए, पानी में रख दिया जाए, तो उनके बीच का माध्यम क्या हो जाएगा, निर्वात नहीं रहेगा और ना हवा रहेगी, उनके बीच में पानी आ जाए। और चाहे लकड़ी बीचवा में डाल दें, ये दोनों आवेशवा के बीचवा में लकड़ी डाल दें, चाहे गत्ता डाल दें, तो बीच का जो माध्यम है वो लकड़ी भी हो सकता है, गत्ता भी हो सकता है, पानी भी हो सकता है, कोनो माध्यम डाल दें। तो आपने तो सूत्र दुए ठौरे के लिए दिया है, आपने कहा कि निर्वात या वायु के लिए है ये सूत्र, तो ये बताइए अगर माध्यम डाल दे तो क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि भैया सूत्र तो हम नहीं बदलेंगे, अगर आप माध्यम डालोगे तो यही एप्सिलॉन नॉट के बगलिया में ठेर इस्माल के लिख दो। तो कहे कि अच्छा ही के का है, तो चलिए तो हम लिख देते हैं। तो कहे कि माध्यम का परावैद्युतांक है, का कहे माध्यम का परावैद्युतांक है। ठीक है, हम निर्वात या वायु की जगह कोनो माध्यम रख दे तो किसी भी माध्यम का, छात्रों ये जान लो, किसी भी माध्यम का परावैद्युतांक निर्वात और हवा से ज्यादा ही होता है। तो मतलब निर्वात और हवा का जो परावैद्युतांक होता है के, वो 1 होता है। इसी नाते यहाँ एप्सिलॉन नॉट के बाद 1 का गुणा है जिसको हम नहीं लिखे हैं। तो उन्होंने कहा कि निर्वात या जो हवा है, वायु है, उसका परावैद्युतांक 1 है। हम वहां पर कुछ नहीं लिखे क्योंकि गुणे 1 है। तो अगर आप निर्वात और वायु के स्थान पर कोनो माध्यम ले रहे हो तो जितना उसका परावैद्युतांक होगा उतना यहां पर क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो मान लीजिए अगर निर्वात का परावैद्युतांक के है तो यहां पर क्या हो जाएगा, के का गुणा हो जाएगा। तो इन्होंने कहा कि अगर आपको निर्वात या वायु में आवेश नहीं रखा गया है, कोनो और माध्यम में रखा गया है, तो आप कुछ न करिए, जो सूत्र है वही रहने दीजिए। खाली एप्सिलॉन नॉट के बगलिया में जो माध्यम का परावैद्युतांक होगा वो 1 से ज्यादा होगा, आप उसका यहां पर क्या करिए, गुणा कर दीजिए। तो इन्होंने कहा कि यदि, ये हम लिख देते हैं, यदि आवेशों के मध्य, आवेशों के मध्य माध्यम का परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक, परावैद्युतांक कैपिटल के, स्मॉल के भी या के लिख दो, के हो। अब देखना ये के अलग है और यही वाला के अलग था। यहाँ परावैद्युतांक के की चर्चा हो रही, क्योंकि अब इस के को तो छोड़ दिए, तो यहाँ परावैद्युतांक के की चर्चा हो रही है। तो इन्होंने कहा कि अगर माध्यमों के बीच जो है परावैद्युतांक क्या हो, के हो, तो फिर क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे यफ बराबर, मार्कर चेंज कर लेते हैं आप लोग को साफ दिखाई दे, यफ बराबर तब हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये हो जाएगा ना वो, तो समझ गए। इसका क्या गो सूत्र बन रहा है, 3 गो सूत्र बन रहा है, तीनों का कंडीशन अलग अलग है। तो यदि माध्यमों के बीच का परावैद्युतांक, यदि आवेशों के मध्य माध्यम का जो परावैद्युतांक है, जो उनके बीच दोनों आवेशों के बीच में जो माध्यम है, अगर उसका परावैद्युतांक कैपिटल के है, तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट के बगलिया में के क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। अगर कोई माध्यम नहीं है, निर्वात है उनके बीच में या हवा है, तो यहाँ पर उसका निर्वात या हवा का परावैद्युतांक कितना होता है, 1 होता है। तो एप्सिलॉन नॉट में 1 का गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो समझ में आ गया, ये सूत्र, ये सूत्र, ये सूत्र, तीनों का अलग अलग कंडीशन है। जहां जैसा, अगर माध्यम निर्वात है तो यही सूत्र आप लगा देंगे, अगर निर्वात नहीं है, कोई माध्यम है, तो हम कौन सा सूत्र लगा देंगे, एप्सिलॉन नॉट के बाद जो माध्यम का परावैद्युतांक होगा उसको हम क्या लिख देंगे, उसमें के का गुणा कर देंगे, जो भी माध्यम का परावैद्युतांक होगा। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब एक चीज थोड़ा सा और आता है न्यूमेरिकल के पॉइंट से, कहीं कहीं एप्सिलॉन नॉट और के को
एप्सिलॉन नॉट और के को मिला करके एप्सिलॉन लिख देता है। तो कहीं कहीं आप लोगों को ऐसा कुछ देखने के लिए मिल सकता है कि ऐसा लिख सकता है एप्सिलॉन नॉट गुणे के बराबर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन। तो ये भी देखने को लिए मिल सकता है एप्सिलॉन नॉट गुणे के बराबर एप्सिलॉन। देखो ये क्या है, ये नॉट बता रहा है कि यहां कोई माध्यम नहीं है, निर्वात की वैद्युशीलता है। और जब नटवा हटा देंगे, है जीरौआ हटा देंगे तो नॉट खत्म, नॉट खत्म। तो ये क्या बताएगा, माध्यम की एप्सिलॉन नॉट जो है माध्यम का परावैद्युतांक बता रहा है। और अगर नटवा हटा देंगे तो ये किसके माध्यम का परावैद्युतांक बता रहा है, एप्सिलॉन नॉट जो है निर्वात की वैद्युशीलता बता रहा है। ठीक है, अगर नटवा हटा देंगे तो फिर ये माध्यम की वैद्युशीलता बताएगा। नॉट है तो ये क्या बता रहा है, नॉट है ये निर्वात की वैद्युशीलता बता रहा है। निर्वात माने कुछ नहीं, नॉट माने नहीं। अगर नॉट हटा दिया तो खाली एप्सिलॉन लिख दिया तो इसका मतलब कि माध्यम की वैद्युशीलता की बात कर रहा है। तो माध्यम की वैद्युशीलता हम कैसे निकालते हैं, निर्वात की वैद्युशीलता में माध्यम के परावैद्युतांक से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो माध्यम की वैद्युशीलता एप्सिलॉन निकल जाती है। तो एप्सिलॉन का मान अगर माध्यम की वैद्युशीलता पूछे तो आप एप्सिलॉन नॉट में के का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो बात समझ में आ गई। अगर एप्सिलॉन नॉट दिया है इसका मतलब निर्वात की वैद्युशीलता है, एप्सिलॉन दिया है इसका मतलब माध्यम की वैद्युशीलता है। अगर कहे कि एप्सिलॉन बराबर क्या होता है तो एप्सिलॉन 0 गुणे के कर देते हैं, तो इसके जगह पे एप्सिलॉन भी लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि एप्सिलॉन वो क्या होता है, माध्यम की वैद्युशीलता। तो एप्सिलॉन 0 गुणे के कर देंगे तो माध्यम की वैद्युशीलता निकल जाएगी। यहाँ एप्सिलॉन नॉट है, ये निर्वात की वैद्युशीलता। तो निर्वात मतलब वो किसकी वैद्युशीलता, जिसमें कुछ ना हो उसकी वैद्युशीलता। खाली नॉट हटा दिए तो खाली एप्सिलॉन हो गया। तो खाली एप्सिलॉन मतलब जो भी माध्यम है उसकी वैद्युशीलता। तो माध्यम की वैद्युशीलता निकालने के लिए एप्सिलॉन नॉट में के का गुणा करते हैं। तो एप्सिलॉन का वैल्यू एप्सिलॉन नॉट गुणे के क्या होगा, बराबर होगा। तो ये भी जानते रहिएगा एप्सिलॉन नॉट गुणे के बराबर एप्सिलॉन होता है। कहीं कहीं सूत्र में ये एप्सिलॉन हटा देता है, के नहीं देता है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो वहां पर नॉट हटा दिया, इसका मतलब कि माध्यम की वैद्युशीलता दिया है वो। ठीक है ना। तो एप्सिलॉन 0 के लिखो और चाहे एप्सिलॉन लिखो, बात एक ही है। वो दोनों माध्यम की वैद्युशीलता की चर्चा करते हैं। निर्वात की वैद्युशीलता में परावैद्युतांक का गुणा कर दोगे तो माध्यम की वैद्युशीलता आ जाएगी। तो चलिए छात्र, अभी हम लोग एक बार फिर से इसका रिवीजन कर लेते हैं। वैसे आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी मेरा जो फर्ज है मैं फिर से दोहरा देता हूँ। कूलाम का नियम क्या है, कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्यों बनाया गया, किसके लिए बनाया गया, दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के मान को ज्ञात करने के लिए कूलाम का नियम दिया गया। कूलाम ने बताया कि चलिए हम बता रहे हैं कि कितना बल लगेगा। आप लोग कभी से पूछ रहे थे कितना बल लगेगा, कितना बल लगेगा, गब्बर कितने आदमी थे, तो हम बता रहे हैं ना। तो कूलाम के नियम को कहाँ लगाया जाता है, दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को ज्ञात करने के लिए। ये नियम क्या कहता है, ये कहता है दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल F, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल F उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, दोनों आवेशों के गुणा के अनुक्रमानुपाती जो बल F है, ये दोनों आवेशवा के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा दोनों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत क्रमानुपाती होता है। तो ये दो बात कहे। अब हम मान लेंगे, माना दो स्थिर बिंदु आवेश क्या है, Q1 और Q2 है, इनके बीच की दूरी स्मॉल r है। तब कूलाम के नियम के अनुसार Q1 Q2 का जो गुणनफल है आवेशों का
परिमाणों का, आवेश के परिमाणों का जो गुणनफल है वो बल F के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जो बीच की दूरी है इसका वर्ग जो है ये बल F के व्युत्क्रमानुपाती होना चाहिए। तो इन दो समीकरणों को हम मिल जाएगा कूलाम के नियम से, दोनों को एक में कर देंगे समीकरण 1 और 2 को मिलाने पर, तो ये F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर हो जाएगा। अब मिला दिए तो दोनों एक में हो गया। अब कहा कि भैया प्रोपोर्शनल से तो पता नहीं चलेगा, तो प्रोपोर्शनल हटाइए। तो प्रोपोर्शनल हटाने के लिए एक अनुक्रमानुपाती नियतांक रखा जाता है ताकि दोनों बैलेंस बराबर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर एक प्रोपोर्शनल हटा के बराबर लगा दिया गया और बैलेंस करने के लिए एक अनुक्रमानुपाती नियतांक रख दिया गया। तो इन्होंने कहा कि अब बराबर K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर होता है, जहां जो K है वो एक अनुक्रमानुपाती क्या है, नियतांक है। तो कहे भैया नियतांक है तो कर मनो बताओ। तो इन्होंने कहा कि K को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और इसका मनवा होता है 9 × 10 पे घाते 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम स्क्वायर। तो ये दो ही सवाल को जन्म दे दिए। कहे कि हम K को ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। तो कहे कि ये सब तो ठीक है, इसका मनवा बताओ। तो कहे 9 × 10 पे घाते 9 और न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो कहे कि हई का है, तो कहे एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट है। तो कहे कि एप्सिलॉन नॉट माने का, तो निर्वात की वैद्युतशीलता, नाट दिया है तो निर्वात की वैद्युतशीलता, और नाट नहीं दिया है, 0 नहीं दिया है तो माध्यम की वैद्युतशीलता। तो कहे कि भैया एप्सिलॉन जो है, एप्सिलॉन नॉट जो है वो निर्वात की वैद्युतशीलता है। कहे कि अगर नाट हटा दे तो वह माध्यम की वैद्युतशीलता हो जाए। तो कहे कि अगर मान लो ये निर्वात के लिए दे रहे हो तो माध्यम कौन दूसरा रख दे तो क्या होगा। तो कहे कोई बात नहीं, माध्यम का गुणा कर दो जो उसका परावैद्युतांक है। तो कहे कि ये K का गुणा कर दो, परावैद्युतांक का उसके गुणा कर दो, आ जाएगा आपका बल। तो यहाँ पर अगर दोनों के मध्य जो माध्यम है उसका परावैद्युतांक अगर K है तो एप्सिलॉन नॉट में K का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो हमको दोनों माध्यम कुछ भी हो उसका परावैद्युतांक हमको पता रहेगा। यहाँ पर रख करके बल, उन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल क्या कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे। अब कहा गया कि एप्सिलॉन नॉट और K का गुणनफल किसके बराबर, तो कहे एप्सिलॉन के बराबर। कहे एप्सिलॉन क्या है, तो कहे जो मध्यमवा है जिसका गुणवा किए हो निर्वतवा में, वही मध्यमवा का वैद्युतशीलता है, ठीक है। तो ये टॉपिक आप लोगों का खत्म हो गया। एक चीज इसमें और पूछता है, वो पूछता है कि एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है। आपने K का मान बताया है लेकिन एप्सिलॉन नॉट का मान नहीं बताया है, तो उसको भी जान लीजिए। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है, दिखाई दे रहा होगा, कहीं नोट कर लीजिएगा। एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है वो 8.85 गुणे 10 पे घाते 8.85 गुणे 10 पे घाते ऋण 12 होता है। कितना होता है, 8.85 गुणे 10 पे घाते ऋण 12। अब पूछे मात्रक, तो यही एप्सिलॉन 1 नीचे है ना, तो जो इसका K का मात्रक होगा उसको उलट दो, क्योंकि ये एप्सिलॉन नीचे है तो ये इधर आएगा तो इसका मात्रक पलटी मार जाएगा, नीचे K चला जाएगा। तो इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। तो एप्सिलॉन का मात्रक जो होगा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका मात्रक क्या होगा, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो समझ में आ गया होगा, कूलाम का नियम एकदम तैयार। खाली एक बार इसको दोहरा लीजिएगा, ये वीडियो 2 बार एक बार देख लीजिएगा, आपको फिर कभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और एक बार खुद से आप इसको दोहरा करके खुद से ये प्रयास करिएगा कि ये तीनों समीकरण आप ला लें, और आपको ये भी पता चल गया होगा कि एक एक चीज़ का अर्थ क्या होता है और एक एक समीकरण को हम कहाँ लगाएंगे। देखो ये पढ़ना, ये इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि जब हम लोग न्यूमेरिकल लगाते हैं ना, तो खाली नियम याद करने से थोड़ी ना होता है।
न्यूमेरिकल लगा ही नहीं पाओगे। अगर आपको एक एक चीज इसमें पता नहीं रहेगा तो न्यूमेरिकल बिल्कुल नहीं लगेगा। उसमें आपको समस्या ये आएगी कि आप कहीं निर्वात वाला सवाल दे देगा तो उसमें आप फंस जाओगे, किए का मान रख दोगे। तो ये सब एक एक चीज जानो ताकि न्यूमेरिकल भी खूब अच्छे से लगाओ, क्योंकि न्यूमेरिकल भी आपका 70 नंबर का फिजिक्स का पेपर होगा, उसमें आपका 22-25 नंबर का 26 नंबर तक का न्यूमेरिकल आएगा। तो एक एक चैप्टर्स का, और स्पेशली जो ये सब चैप्टर्स है इसके न्यूमेरिकल कठिन होते हैं और बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल हैं। पहले जो पार्ट है, पहले फिजिक्स का जो पहला पार्ट है उसको आप कंटिन्यूअस शुरू से एकदम वीडियो देखिएगा, क्योंकि एकदम ये कड़ी बाई कड़ी जुड़ा हुआ है। और इसमें अगर एक भी वीडियो आप मिस करेंगे तो अगले वीडियो में आपको शायद समझ में न आए। ठीक है, तो आप लोगों से अनुरोध, अगर आप लोग मन से मेहनत से पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप एक एक वीडियो को शुरू से देखिएगा, एक एक चीज़ को समझिएगा। फिर मैं न्यूमेरिकल भी लगवाऊंगा, पूरा थ्योरी जब पढ़ा लूँगा तो न्यूमेरिकल भी लगवा दूंगा और आपके बोर्ड एग्जाम तक प्रयास करूंगा कि लगभग मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर्स को मैं कवर कर पाऊँ और विद न्यूमेरिकल के साथ कवर कर पाऊँ। और उसके बाद ऑनलाइन लाइव क्लास भी चलाऊँगा। तो अभी उसकी प्रोग्रामिंग चल रही है, लेकिन कुछ टेक्निकल समस्याएं हैं जो बाधित कर रही हैं। आगे विचार कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी शुरू हो। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में गुलाम सलाह के बारे में जो और आगे जो इसमें हेडिंग्स है उसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए राम राम, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।